हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुणाल साय आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दिन रात क्यों होते हैं? ठीक, दिन रात क्यों होते हैं और मौसम का परिवर्तन क्यों होता है? अगर हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से फेंकते हैं वो तो जमीन पर ही क्यों जाती है? अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह दुगने वेग से नीचे की ओर क्यों गिरती है? दोस्तों, इन पर चर्चा करने वाले हैं आज हम टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रहों की गति। ठीक है दोस्तों, ग्रहों की गति। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस आकार से घूमती है। ठीक, ये हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो दीर्घवृत्ताकार रूप से घूमती है सूर्य के चारों ओर। किस रूप में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार रूप में घूमती है। अब हम दोस्तों इसमें एक टॉपिक आता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो परिक्रमण भी करती है और घूर्णन भी करती है। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर समझेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो घूर्णन और परिक्रमण में अंतर समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि घूर्णन तो होता है कि अपनी स्थिति पर ही, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अपनी स्थिति पर ही ऐसे गोल गोल घूमना, यानी कि अपनी ही दूरी पर घूमना, उसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस मार करके ऐसे मतलब बीच में ऐसे घूम जाएं, इस मार करके चारों ओर, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप मंदिर वगैरह जाते हैं यानी किसी मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप किसी मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो आपने देखा होगा कि सब परिक्रमा वर्ड भी सुना होगा, यानी कि परिक्रमा, किसी मूर्ति की परिक्रमा करना यानी परिक्रमण करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारा ब्रह्मांड है हम उसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा है सूर्य। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो घूर्णन करते हैं कि परिक्रमण करते हैं। देखो दोस्तों, वे घूर्णन भी करते हैं और परिक्रमण भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा ग्रह है बुध। जितने भी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। मतलब कि कैसे? दीर्घवृत्ताकार ऐसा होता है जैसे कि लेटा हुआ अंडा। ठीक है दोस्तों, लेटा हुआ अंडा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला हमारा जो ग्रह है वो है बुध। क्या है? बुध। ठीक, फिर है हमारा शुक्र। ठीक है दोस्तों, फिर है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये अंडाकार रूप में आ रहा है। इसकी शेप जो आ रही है वो अंडाकार रूप में आ रही है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार। ठीक, हमारे 8 ग्रह हैं दोस्तों। पहले 9वां ग्रह भी था प्लूटो, वो 2006 में उसको हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है हमारा पृथ्वी के बाद है मंगल। क्या है? मंगल। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के मंगल के बाद है हमारा बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति के बाद है हमारा शनि। ठीक है दोस्तों, शनि के बाद है हमारा अरुण। और अरुण के बाद है वरुण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बुध जितने भी हमारे ग्रह हैं ये परिक्रमण भी करते हैं यानी परिक्रमा भी करते हैं सूर्य की ओर, घूर्णन भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बुध के बारे में जान लेते हैं कि जो बुध सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो कितने दिनों में करता है। दोस्तों यह करता है हमारा 88 दिनों में। कितने दिनों में?
88 दिनों में। ठीक है दोस्तों, शुक्र कितने दिनों में करता है? 255 दिनों में। ठीक, पृथ्वी का तो आपको सबको ही पता है, पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है सूर्य का चक्कर। परिक्रमण और घूर्णन में अंतर समझ लेना। ठीक है दोस्तों, मंगल कितना करता है? मंगल करता है आपका 687। ठीक, बृहस्पति कितना करता है? दोस्तों आपने देखा कि अगर हम दूर चले जा रहे हैं तो परिक्रमण काल भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति करता है हमारा 11 साल 11 महीने। ठीक है दोस्तों, शनि करता है हमारा 29 साल। ठीक, अरुण करता है 84 साल और सबसे अधिक करता है वरुण, कितना? 164 साल। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हुआ थोड़ा सा बेसिक, यानी कि इसको अगर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए हमारा थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है दोस्तों, अब हम टॉपिक पर जाते हैं कि एक वैज्ञानिक था हमारा केपलर। ठीक, वैज्ञानिक था हमारा केपलर, उसने हमारे 3 नियम दिए। ठीक, हम उन तीनों नियम का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, पहला नियम है कि सभी ग्रह, जितने भी ये सारे ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, ठीक, दीर्घवृत्ताकार मैंने आपको बता दिया है, यानी कि लेटा हुआ अंडा। ठीक, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ठीक, और सूर्य उनके फोकस पर स्थित रहता है। ठीक, ये तो होगा आपका पहला नियम कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ठीक है, और सूर्य उसके मुख्य फोकस पर स्थित रहता है। इसे हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। कक्षाओं का नियम। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम है दोस्तों कि जब कोई अगर सूर्य के पास जो भी निकट ग्रह होगा, ठीक है दोस्तों, सूर्य के पास जो भी, सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य के निकट ग्रह बुध। अगर हम बुध की बात करें कि अगर बुध सूर्य के निकट आएगा तो तेज अधिक गति करने लगेगा। सूर्य के अगर निकट बुध आएगा तो तेज गति करने लगेगा, मतलब घूर्णन करने लगेगा, अपनी ही स्थिति में घूर्णन करने लगेगा, अपनी ही स्थिति में घूर्णन करने लगेगा। वह घूर्णन भी करेगा और सूर्य की परिक्रमा भी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर सूर्य के दूर चला जाएगा तो इसकी चाल कम, जैसे कि आप जान लेते हो उदाहरण। ठीक है, उदाहरण जैसे कि हम 4 दिन खाना खाते हैं रेगुलर टाइम से, ठीक, तो हमारी चाल निरंतर सेम रहती है। अगर हम 4 दिन खाना खाना छोड़ दें तो हमारी जो चाल होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, यानी कि डाउन होती चली जाती है। ऐसे ही इसमें है, अगर बुध, मतलब कि क्या कहने का ये मतलब है कि यदि हम ऊर्जा लेंगे तो हमें ऊर्जा, जो हम ऊर्जा लेंगे उससे हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, सूर्य जो ऊर्जा ले, सूर्य बुध जो सूर्य से ऊर्जा लेता है। ठीक, बुध अगर सूर्य से ऊर्जा लेगा तो उसकी जो गति है बढ़ती रहेगी। अब आपने देखा कि सूर्य से बुध यहाँ पर आ गया है। ठीक, घूर्णन करता करता यहाँ आ गया है मान लीजिए, तो इसकी स्थिति फिर जो घूर्णन करने की जो चाल है वो कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ चाल कम हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ इसके पास होता आ रहा है तो फिर इसकी चाल तेज होने लग जाएगी। ठीक, अब दूर जा रहा है तो फिर निरंतर चाल से चलती रहेगी, फिर पास आ रहा है फिर तेज चाल तेज। हमने देखा कि जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक होगा, ठीक, जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक होगा वो तेज चाल से घूर्णन करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो सूर्य के दूर चले जाएगा, कि आपने यहां देखा जैसे कि यहां पर वह सूर्य के जो दूरस्थ स्थित है वो कम स्पीड से घूर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा केपलर का दूसरा नियम, यानी कि क्षेत्रफल का नियम। ठीक है दोस्तों केपलर का तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई मतलब ग्रह, सूर्य का जो ग्रह है, अगर हम ग्रह की बात करें, यदि कोई सूर्य से ग्रह जितनी भी दूर चला जाएगा, यानी कि जितने भी दूर परिक्रमण करेगा तो उसका परिक्रमण घूर्णन जो परिक्रमण काल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर सूर्य से ग्रह बुध हमने देखा, बुध 88 दिन में अपनी
परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि हमने देखा कि यदि सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वो कम दिन में अपनी परिक्रमा करेगा। अगर हम देखें कि पृथ्वी पृथ्वी अब इससे दूर जा रही है, पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है, वो उससे अधिक बुध से अधिक दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। ठीक, इससे फिर हमने देखा बृहस्पति और दूर है, 11 साल में अपनी परिक्रमा करता है। और वरुण को देख लीजिए 164 साल में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि हमने यह देखा कि यदि सूर्य से जितने भी ग्रह हैं दूर चले जाते जा रहे हैं तो उनकी जो परिक्रमा काल है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसे हम परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। क्या दोस्तों? परिक्रमण काल का नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके केपलर के 3 नियम, कक्षाओं का नियम, ठीक, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा परिक्रमण काल का नियम। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको? आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों एक ब्रह्मगुप्त था, उसने कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जो होती है वो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। उसने सिर्फ ये बताया कि पृथ्वी पर एक बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। उसने ये नहीं कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, ठीक, उसने ना कि उसने ये प्रचार भी नहीं किया कि यह बल कोई बल है। ठीक, उसने सिर्फ इस बल को अपने आप तक ही सीमित रखा। दोस्तों उसके बाद हमारा जो वैज्ञानिक आता है सर आइजक न्यूटन। क्या आता है दोस्तों? सर आइजक न्यूटन। ठीक, एक दिन वो ऐसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसके सर पर अचानक से, सबको पता होगा ये तो कहानी, कि उसका सर पे अचानक से एक फल गिरता है, यानी कि सेब गिरता है। ठीक, उसने सोचा कि यह सेब ना तो दक्षिण में गिरा, ना ही उत्तर में गिरा, ना ही इधर गिरा, ना ही पीछे गिरा, सिर्फ जो हमारे ऊपर था वो लंबवत ही क्यों गिरा। ठीक, उसने सोचा कि जो मेरे ऊपर जो सिर पर था वो लंबवत ही क्यों गिरा और पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या काम करा, उसने सोचा कि उसने भी कहा कि पृथ्वी पर कोई ऐसा बल है, विश्व में कोई ऐसा बल है जो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी किसी बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। उसने इस बल को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। इसने कहा कि हम जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारे दोस्तों हमारी जो भाषा होती है, साइंटिफिक भाषा बोल दें या फिर हिस्टोरिकल भाषा बोल दें। ठीक दोस्तों, अब आती है हमारी मैथ वाली भाषा। ठीक, मैथ वाली भाषा समझेंगे इसमें कि दोस्तों किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेंगे कोई दो पिंड, मान लिया हमने ये दो पिंड रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जी। ठीक, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उनके द्रव्यमान हम द्रव्यमान मान लेंगे m1 और m2, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी मान लेंगे हम इसके r। ठीक, कितनी दूरी मान ली हमने इसकी r, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोबारा समझेंगे कि किन्हीं दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F, उनके द्रव्यमान यानी m1 में m2 द्रव्यमान है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है दोस्तों, तथा उनकी बीच की दूरी यानी कि r, उनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यानी कि F समानुपाती होता है m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक नियतांक लेते हैं। ठीक, समानुपाती की जगह हम नियतांक ले लेंगे कैपिटल G। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये हटाएंगे इसका साइन तो बराबर का साइन लगा देते हैं। तो G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक,
तो दोस्तों इससे हमें सिद्ध भी होता है कि यदि किसी दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमान m1 व m2 है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इसमें हम जो मान लेते हैं जी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों गुरुत्वीय बल। क्या है? गुरुत्वीय बल, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी बोल सकते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? आप साइंटिफिक भाषा में ना समझकर और प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे। ठीक, यदि हम इस मार्कर को किसी मुक्त रूप से नीचे छोड़ते हैं, ठीक, यदि हम मार्कर को मुक्त रूप से नीचे छोड़ते हैं तो उसके नीचे जाने पर उसका वेग बढ़ने लगता है। ठीक, उसका वेग निरंतर बढ़ने लगता है तथा वेग बढ़ने के साथ साथ उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वेग बढ़ा, नीचे से वेग बढ़ा, अब हम एकदम से छोड़ेंगे तो अचानक से नीचे जाएगा, यानी कि त्वरण भी उत्पन्न होगा। जब अचानक से कोई चीज नीचे जाती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया? यदि कि हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे छोड़ते हैं, नीचे फेंकते हैं, तो उसमें जो पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण के कारण उसमें वेग बढ़ने लगता है तथा वेग बढ़ने के कारण वेग परिवर्तन हुआ, तो वेग परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है। तो वेग परिवर्तन के कारण त्वरण भी उत्पन्न हुआ। जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ आया दोस्तों? जो वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हुआ उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, एक बार और डेफिनेशन समझेंगे इसकी कि किन्हीं दो वस्तु को यदि हम मुक्त रूप से किसी वस्तु को नीचे की जमीन पे छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर गिरने लगती है। ठीक, गिरने के साथ साथ उसका वेग बढ़ने लगता है। वेग बढ़ने के साथ साथ उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक, यदि कोई दो वस्तु, ठीक, हम कोई दो वस्तु ले लेते हैं, यानी कि हम दो मार्कर ले लेते हैं ये। ठीक, यदि हम दो मार्करों को, ठीक, दो मार्करों को सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा जी का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। जो हमारा जी का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, यदि हम दो वस्तुओं को, एक जैसी वस्तुओं को, चाहे एक जैसी ले लो द्रव्यमान की, चाहे अलग द्रव्यमान की ले सकते हैं, यानी कि एक भारी ले सकते हैं, एक हल्की भी ले सकते हैं। ठीक, यदि हम दो वस्तुओं को निर्वात होता है जब वायु न हो। क्या हो? जब वायु न हो। यदि हम दो वस्तुओं को निर्वात में एक साथ छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि हम दो वस्तुओं को निर्वात में एक साथ छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की ओर एक साथ गिरेंगी, नीचे की ओर एक साथ गिरेंगी। यदि हम उसको, उन्हीं वस्तुओं को निर्वात में ना छोड़कर वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति में छोड़ते हैं तो हमेशा भारी वस्तु पहले नीचे गिरेगी। समझ आया दोस्तों? अब इसके कर लेते हैं हम डेरिवेशन तौर पे। डेरिवेशन तौर पे हम कैसे करेंगे? ठीक, मान लो कोई वस्तु, ये हमने मान लिया, ये हमने पृथ्वी बनाई, इस पर कोई वस्तु m रखी हुई है, ठीक, जिसकी त्रिज्या r यानी कि अर्थ ऑफ रेडिएशन, ठीक, और जिसका द्रव्यमान m होता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे सिद्ध करेंगे कि मानो कोई पृथ्वी पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, ठीक, जिसकी त्रिज्या r ही तथा जिसका द्रव्यमान m होता है। तो दोस्तों आपको उसका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला याद होगा, अभी पीछे बता चुका हूं, यानी कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो F बराबर, ठीक, G तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, पहले m क्या है, यानी कि जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो m है, यहाँ m लिख लेंगे, और जो वस्तु रखी हुई है उसका द्रव्यमान m, और त्रिज्या कितनी है r का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बल का, F बराबर mg, क्या, यानी कि मास और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। ठीक है, F बराबर mg लिख लेंगे,
बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, एम से एम कट गया, ठीक, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये होगा हमारा डेरिवेशन के तौर पर। समझ आया दोस्तों? चलो चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा प्लान वेग। क्या है? पलायन वेग। ये हमारा अगला टॉपिक और सबसे लास्ट का टॉपिक है। ठीक, पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहते हैं सबसे पहले समझेंगे हम, पलायन वेग किसे कहते हैं। ठीक, यदि हम इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको, परिभाषा की परिभाषा तौर पर हम इसको किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम वह न्यूनतम वेग, सबसे पहले देखेंगे कि वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, यानी कि हम फेंकते हो या फिर किसी वस्तु के द्वारा वह फेंकी जाती हो। ठीक, वह वस्तु फेंके जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चली जाती है और वह वापस लौटकर नहीं आती है, उसको ही हम प्लान वेग कहते हैं। दोबारा देखेंगे कि वह वेग, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा, जिसमें फेंके जाने, किसी वस्तु के फेंके जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चली जाती है और वापस लौटकर नहीं आती है, उसको हम प्लान वेग कहते हैं। उदाहरण आपने देखा होगा रॉकेट। ठीक, रॉकेट को हम उड़ाते हैं, ठीक, रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है, वापस नहीं आता है, तो रॉकेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, अगर हम रॉकेट को छोड़ते हैं, ठीक, रॉकेट को छोड़ने के बाद वह अंतरिक्ष में चला जाता है, दोस्तों अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक, आपने भी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लोग उड़ने लगते हैं, निर्वात में उड़ने लगते हैं, तो वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। यदि हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वापस लौटकर नहीं आती है, रॉकेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि खगोलीय पिंड होता है। ठीक, ये भी जैसे वो होता है सैटेलाइट वगैरह, सैटेलाइट होती हैं, अब हम उनको छोड़ देते हैं, खगोलीय पिंड छोड़ दें, आप सैटेलाइट ही ले लेते हैं। अगर हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो वापस लौटकर नहीं आती है, वो अंतरिक्ष में ही रह जाती है। तो दोस्तों सिर्फ आज के लिए इतना ही, और बात करेंगे हम अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।